और चलिए अब शुरू करते हैं आगे का सफर। दुनिया की नजरें यूक्रेन और रूस के तनाव पे है, लेकिन भारत की नजरें वहां मौजूद अपने नागरिकों पे है। यूक्रेन में भारतीय नागरिकों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और कोशिश उन लोगों को वापस लाने की है जो इस वक्त सहमे हुए हैं। क्या है भारत की यूक्रेन में मिशन रेस्क्यू की तैयारी, आगे करेंगे बात। जी हाँ, बात उस शुभ समाचार की भी करने जा रहे हैं जिसका इंतजार जो है नौकरी कर रहे हर शख्स को होता है। अच्छी खबर यह है कि इस साल कंपनियां अपने कर्मचारियों को बम्पर इंक्रीमेंट की सौगात देने जा रही है। क्या है, इससे जुड़ी पूरी खबर डिटेल में आपको समझाएं। बात उस तस्वीर की भी करेंगे जिसकी चर्चा चारों ओर है। कल सुबह पीएम मोदी संत रविदास मंदिर में थे, जहां उन्होंने न केवल अपनी मौजूदगी से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, बल्कि मंदिर के पुजारी की मदद करके सबका दिल जीत लिया। क्या है ये पूरी कहानी, बताएंगे। जी हाँ, बात देखिए, सड़क पर बच्चों की सुरक्षा की भी होने जा रही है। रोड पर दो पहिया वाहनों पर बच्चों की यात्रा जो है सुरक्षित हो, और इसके लिए सरकार ने नए नियम तय कर दिया है। क्या है ये नए नियम, और इन नियमों से नन्हे मुन्ने बच्चों की यात्रा और ज्यादा कैसे महफूज होने जा रही है, इसे भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुभ समाचारों में बात गोवा के उस कीर्तिमान की भी करेंगे जिसने महामारी पे सबसे बड़ा प्रहार किया है। टीकाकरण की रेस में गोवा ने सबको पछाड़ते हुए 100% टीके का पड़ाव पार कर लिया है। कैसे गोवा ने पूरा किया मिशन वैक्सीनेशन, इसकी भी होगी बात। तो चलिए शुरू करते हैं शुभ समाचारों का ये सिलसिला। देखिए, दुनिया जो है ना दुआ कर रही है कि यूक्रेन और रूस के बीच तनाव जंग तक ना जाए, यानी रुक जाए तनाव जो है। फिलहाल कुछ ऐसा ही होता हमको नजर भी आ रहा है। दोनों देश बातचीत से मामले को सुलझाने की ओर बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन बात बनते कब बिगड़ जाए ये आशंका लगातार बनी रहती है। जैसा कि आप जानते हैं, इतने बड़े ये देश हैं, ऐसे में भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों के मिशन रेस्क्यू की तैयारियां तेज कर दी हैं, क्योंकि हालात जो हैं कभी भी बिगड़ सकते हैं। भारत सरकार यूक्रेन में मौजूदा भारतीयों के संपर्क में लगातार है और कोशिश यही की जा रही है कि वहां से आना वो जो चाहते हैं उन्हें सुरक्षित हम हिंदुस्तान, हमारे वतन ले आए। भले ही रूस ने अपने कुछ सैनिकों को वापस बेस पर बुलाने के आदेश जारी किए हैं, खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया कि रूस यूक्रेन पर हमले का इच्छुक नहीं है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने युद्ध की आशंका जताने वाले पश्चिमी देशों पर तंज कसा। 15 फरवरी 2022 का दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी देशों का युद्ध का प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका है। हमारी तरफ से बगैर कोई गोली चले वो शर्मसार और ध्वस्त हो चुके हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन बॉर्डर पर वॉर ड्रिल पूरी होने के बाद उसकी सेनाएं वापस लौट रही हैं। उसके वीडियो प्रूफ भी रूस ने जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद हालात अब तक सुधरे नहीं हैं। इसे देखते हुए अब भारतीय दूतावास ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि हम नजदीकी से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय लोगों के लिए एम्बेसी में कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने 24 घंटे तक चलने वाला हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। यूक्रेन और भारत के बीच फ्लाइट्स की संख्या को बढ़ाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए तमाम एयरलाइंस और एविएशन अथॉरिटी से बात की जा रही है। इससे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने उन लोगों को देश छोड़ने को कहा जिनका रहना ज्यादा जरूरी नहीं है। यूक्रेन में 18 से 20 हजार भारतीय छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। भारत से पहले अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों की ओर से अपने नागरिकों को यूक्रेन न जाने की सलाह दी जा चुकी है। यही नहीं, कुछ देशों ने तो अपने दूतावासों से गैर जरूरी स्टाफ को वापस भी बुलाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों की चिंता सभी देशों को है, क्योंकि रूस के सैनिकों की वापसी के ऐलान के बाद भी दुनिया को अभी भरोसा नहीं हो रहा। क्या वाकई रूस ने युद्ध से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, या रूस किसी और योजना पर काम कर रहा है? यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सेना के 1.5 लाख सैनिक सिर्फ नुमाइश के लिए तो तैनात नहीं किए गए होंगे। अब उन सवालों पर आते हैं, वो क्या वजह है कि रूस ने यूक्रेन को अपना दुश्मन मान लिया, और आखिर यूक्रेन की वो कौन सी चाहत है जिसे रूस इतनी बुरी तरह चिढ़ा हुआ है?
दरअसल विवाद की वजह है यूक्रेन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रूस नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नाटो का सदस्य बने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साल 1949 में बने नाटो का उस वक्त सबसे बड़ा मकसद था सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना। अब नाटो का मकसद है कि अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो सदस्य देश पर हमला करे तो बाकी सदस्य देश हमला झेल रहे देश की सैन्य और राजनीतिक तरीके से सुरक्षा करेंगे। दूसरी ओर रूस के कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। इनमें एस्टोनिया और लातविया जैसे देश हैं जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि यूक्रेन की करीब 2300 किलोमीटर लंबी सीमा सीधे रूस से लगती है। आसान भाषा में कहें तो अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस भविष्य में उस पर हमला करता है तो समझौते के तहत नाटो के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और रूस ये कभी नहीं चाहेगा। लिहाजा इस फ्रंट पर न तो रूस पीछे हटता दिख रहा है न यूक्रेन। जाहिर है जंग अभी टलती नजर नहीं आ रही, लेकिन टल ही जाएगी अभी ऐसा दावा करना बहुत मुश्किल है और ऐसे में एक एक भारतीय नागरिक को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकालना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस खुशखबरी की जिसके लिए लोगों के कान तरस गए थे। 2 साल से कोरोना के चलते कारोबार मंदा रहा, कंपनियों को खूब परेशानी हुई, लिहाजा लोगों की सैलरी पे इसका सीधा असर पड़ा। जिस हिसाब से सैलरी में बढ़ोतरी होनी थी कोरोना के चलते वो नहीं हो पाई। अब जैसे जैसे कोरोना का असर कम हो रहा है कारोबार की रफ्तार लौट रही है और गुड न्यूज है कि इस साल सैलरी पाने वालों के लिए शानदार होने जा रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम करने वाली एजेंसीज के सर्वे में ये बात सामने आ रही है कि इस साल भारतीयों की सैलरी में करीब 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। जाहिर है खबर उन चेहरों पे मुस्कान लाने वाली है जो दिल थामे इस बार सैलरी में बढ़ोतरी की आस लिए बैठे हैं। कोरोना महामारी के बाद से सैलरी को लेकर सबसे बड़ी गुड न्यूज आ रही है। जी हां, 2022 के वित्तीय साल में निजी कंपनियां भारतीयों की सैलरी में 10% का इजाफा कर सकती हैं। एक सर्वे में दावा किया जा रहा है कि 2022 के दौरान देश में जितनी वेतन वृद्धि होने वाली है उतनी पिछले 5 साल में नहीं हुई। इस सर्वे के मुताबिक साल 2022 के दौरान सैलरी में 9.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। पिछले साल देश में औसतन 9.2% की वेतन वृद्धि देखी गई। एचऑन इंडिया ने यह सर्वे किया है। एचआर कंपनी है एऑन इंडिया। सैलरीड क्लास का वेतन बढ़ने का अनुमान है। ब्रिक्स देशों में सबसे ज्यादा वेतन बढ़ोतरी का अनुमान भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका हैं ब्रिक्स देश में शामिल। भारत में कर्मचारियों की 9.9% सैलरी बढ़ने का अनुमान, ब्राजील में कर्मचारियों का वेतन 5% बढ़ने का अनुमान, रूस में 6.1 और चीन में 6% सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। ये सर्वे 40 से अधिक इंडस्ट्रीज और 1500 कंपनियों से लिए गए डेटा के आधार पर किया गया है। एऑन इंडिया के हालिया सर्वे के मुताबिक इस साल वेतन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आईटी और ई कॉमर्स सेक्टर में हो सकती है। सर्वे में यह भी विस्तार से बताया गया कि कहां कितनी बढ़ने वाली है सैलरी। सर्वे के मुताबिक ई कॉमर्स सेक्टर में 12.4% वेतन वृद्धि का अनुमान है। टेक कंपनियां 11.6% वेतन वृद्धि के लिए तैयार हैं। सर्विसेज कंपनियां 10.9% कर सकती हैं वेतन में बढ़ोतरी। आईटी कंपनियों में 10.7% बढ़ोतरी का अनुमान। मेटल एंड माइनिंग में 8.3% वेतन बढ़ने का अनुमान। हॉस्पिटैलिटी रेस्तरां में 8.5% बढ़ सकती है आपकी सैलरी। सीमेंट क्षेत्र में 8.6% सैलरी बढ़ने के संकेत हैं। ऊर्जा और इंजीनियरिंग क्षेत्र में 7.7% वृद्धि का अनुमान है।
देश के हर सेक्टर को देखें तो इस साल पहले से अधिक कंपनियां वेतन में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी करने के लिए तैयार हैं। सर्वे बताता है कि करीब 1/3 कंपनियां ऐसी हैं जो इस साल 10% से ज्यादा सैलरी बढ़ा सकती हैं, जबकि एक साल पहले ये आंकड़ा 27.5% था। वहीं लगभग 46% कंपनियां इस साल 8 से 10% वेतन वृद्धि देने के लिए तैयार हैं। वहीं बात सरकारी कर्मचारियों की करें तो केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च से 34% के हिसाब से महंगाई भत्ते यानी डीए का फायदा मिलेगा। क्योंकि 34% महंगाई भत्ता जनवरी 2022 से लागू हो चुका है, इसीलिए जनवरी और फरवरी महीने का एरियर भी कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आपको बताते हैं कि सैलरी में बम्पर इंक्रीमेंट इस साल तय क्यों माना जा रहा है और कोरोना के कम होते संकट के बीच वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस बार कर्मचारियों को खुश कर सकते हैं। देखिए, कोरोना मामलों में गिरावट से जो कारोबार में है उसमें सुधार आया। 2016 के बाद 2022 में बम्पर इंक्रीमेंट की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बार जो है 10% तक जा सकता है भारत में कर्मचारियों का इंक्रीमेंट। सोचिए 10%। इससे पहले सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो 2016 में औसतन 10.2% सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ था, यानी बहुत लंबे वक्त बाद। 2008 में अगर हम बात करें तो 9.5% के करीब कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई थी और 2020 की अगर बात करें तो उसमें सैलरी इंक्रीमेंट का आंकड़ा जो है 6.1% रहा था। कोरोना से उबरने के बाद कंपनियों की स्थिति जो है मजबूत हुई है और उनका कारोबार पहले की तरह पटरी पर वापस लौट रहा है। इसलिए कंपनियां जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भर्ती कर रही हैं और मोटी सैलरी का ऑफर दे रही हैं। तो ये तो अच्छी खबर कि आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। अब बात पीएम मोदी की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास जयंती के मौके पे दिल्ली के एक मंदिर में थे, जहां उन्होंने मंदिर के पुजारी की मुराद चंद मिनटों में पूरी कर दी। हुआ ये कि कल पूजा के बाद पुजारी ने पीएम से अपनी एक परेशानी शेयर की। इसके बाद पीएम मोदी ने तुरंत किसी को आवाज लगाई और फिर पुजारी की समस्या दूर करने के निर्देश डाले। कल मंदिर से आने वाली तस्वीर में पीएम पुजारी से कुछ बात करते तो नजर आए थे, जिसके बाद ये चर्चा थी कि आखिर इस बीच में ऐसा क्या हुआ कि पीएम को अपनी टीम को बुलाना पड़ा। इस दौरान प्रधानमंत्री 15 साल से पूजा का जिम्मा संभालने वाले पुजारी से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता वहां पहुंचे। उन्हें तुरंत प्रधानमंत्री के इशारे में कुछ निर्देश दिए गए और फिर पुजारी के कंधे पे हाथ रखा। इसके ही कुछ देर बाद हमने इस पूरे वाकये के बारे में संत रविदास मंदिर के पुजारी से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ बताया, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारे से पूछने लगे कि भाई पंडित जी आप यहाँ कितने वर्ष से रह रहे हो, तो मैंने बताया मैं सर 15 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारे से कहने लगे कहाँ के रहने वाले हो आप, तो मैंने बताया सर मैं यूपी जनपद श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और तो कह रहे बच्चे वच्चे दाखिला करा रखे हो, पढ़ा वढ़ा रहे हो या नहीं, तो मैंने बताया साहब एडमिशन के लिए मैं पिछले साल से सरकारी विद्यालय में मैं अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए परेशान था। मैं अपने सांसद जी के पास भी गया था, जो हमारे जनपद श्रावस्ती से श्री राम श्रीमल वर्मा जी हैं। 2 बार मैं उनके पास गया, लेकिन कुछ कारणवश एडमिशन हो नहीं पाया। तो तुरंत उन्होंने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री गुप्ता जी को बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई बुलाया, तुरंत नाम लेकर के बुलाया और बोला भाई आदेश जी देखिए ये पंडित जी का जो भी एडमिशन का प्रोसीजर है करके और इनका एडमिशन कराइए। खुश है कि आपके बेटे का जी बिल्कुल 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 हमारे बच्चे का जी हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम मिले, क्योंकि हमारी औकात नहीं, हम बहुत छोटे आदमी हैं जी। और आदरणीय प्रधानमंत्री से मिले और ये सब बाबा गुरु रविदास जी की कृपा है और उनकी जी भावुक हो रहा हूँ मैं क्योंकि वो क्षण मेरे लिए बहुत अमूल्य है। और इसी के साथ बात जो है भारत के वैक्सीनेशन अभियान की कर लेते हैं, जहां गोवा ने एक माइलस्टोन बनाया। देश का पहला राज्य बन गया है गोवा, जहां 18 साल से ऊपर के सभी वयस्कों को कोरोना का पूर्ण सुरक्षा कवच मिल चुका है। यानी अब जो है सभी वयस्कों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेस दी जा चुकी हैं। गोवा ने यह लक्ष्य जो है केवल 13 महीनों में हासिल कर लिया है। गोवा की 11 लाख से ज्यादा की आबादी जिसके पास मतदान का अधिकार है वह पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। देखिए, गोवा में हाल ही में नई सरकार के लिए मतदान हुआ है।
गोवा में मतदान का अधिकार रखने वाले 18 साल से अधिक के वयस्क वोटरों ने लगभग 79% तक वोटिंग की। लेकिन अब गोवा में 18 से अधिक उम्र के 100% लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। यानी गोवा देश का वो राज्य बन गया जहां 18 साल से अधिक के 100% आबादी का पूर्ण वैक्सीनेशन किया जा चुका है। अपने इस रिकॉर्ड पर गोवा गर्व कर रहा है। गोवा ने हासिल किया 100% दूसरी डोज देने का लक्ष्य। 11.66 लाख लोगों को लगाई गई कोरोना की दोनों डोज। 100% वयस्कों के पूर्ण वैक्सीनेशन का पहला राज्य। गोवा में इस लक्ष्य के पूरा होने के साथ ही राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय ने कोरोना टीकाकरण के लिए अलग से बनाए गए केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया है। यानी अब गोवा में सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम के तहत ही कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। ऐसा इसलिए कि 100% टीकाकरण का अर्थ ये नहीं है कि लोग एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक लेने के लिए आना बंद कर दें, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पहले राज्य से बाहर थे और अब वापस आने पर कोरोना के टीके की डोज हासिल करेंगे। गौरतलब है कि गोवा में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज से सभी वयस्कों का टीकाकरण सितंबर में पूरा किया जा चुका था। राज्य ने दिसंबर 2021 तक पूर्ण वैक्सीनेशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारी के चलते पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचने में देरी लगी। गोवा में 13 महीने पहले टीकाकरण की शुरुआत हुई थी और एक राज्य की 100% आबादी को 13 महीने में गोवा ने पूर्ण रूप से कोरोना के सुरक्षा कवच से लैस कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, गोवा को सबसे पहले अपने नागरिकों को कोरोना से सुरक्षित करने का सौभाग्य मिल गया। बाकी देश में अदिति वैक्सीनेशन का जो सीन है वो क्या है, चलिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, देश में वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा 174 करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुका है और 96 करोड़ के करीब पहुंच चुका है देश में पहली डोज का आंकड़ा, और 76 करोड़ 38 लाख से ज़्यादा दूसरा डोज पहुंच चुका है। बिल्कुल ठीक बात है। और हम आपको बता दें कि देश में अब तक 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा प्रिकॉशनरी डोजेस दी जा चुकी हैं। यूपी में 27 करोड़ 93 लाख से ज्यादा पहुंचा है टीका का आंकड़ा, और उत्तर प्रदेश में दोनों डोजेस का आंकड़ा 11 करोड़ 41 लाख से ज्यादा है। और दिल्ली में दूसरी डोज का आंकड़ा 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा पहुंच चुका है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो है वो 15 करोड़ 30 लाख से ज्यादा का हो चुका है, और 15 से 17 साल के बच्चों को अब तक 7 करोड़ 14 लाख से ज्यादा डोसेस मिल चुकी हैं। तो देखिए बिल्कुल देखिए, देश जो है कोरोना के कहर से करीब करीब उबरता हुआ नजर आ रहा है। आज से हरियाणा ने कोरोना नियमों को पूरी तरह से हटा लिया है। देखिए कितनी अच्छी खबर है। हालांकि मास्क की अनिवार्यता अभी रहेगी, उससे छूट मिलने की भी आशंका नहीं नजर आ रही है। वहीं करीब 2 साल बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आज से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। कोरोना काल में पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय पूरी क्षमता के साथ खुला है। डीयू के सभी डिपार्टमेंट कॉलेजेस में कक्षाएं जो है आज से कैंपस में संचालित हो रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें, लाइब्रेरी और कैंटीन भी आज से खुल गई हैं। आज जो है कॉलेज खुलते ही छात्र जो है सुबह से ही डीयू परिसर में पहुंचने लगे। काफी दिनों बाद कॉलेज आकर छात्र जो है काफी खुश नजर आए। ऑब्वियसली ऑफलाइन मोड हमेशा से अच्छा रहा है, एंड मतलब हमें चाहिए भी था कि ऑफलाइन हो। ऑनलाइन में आधे बच्चे आते हैं, आधे बच्चे नहीं भी आते, तो एक जो कॉन्क्रीट स्टडीज वो नहीं हो पा रही थी। ऑफलाइन ऑफ कोर्स ज्यादा बेटर है, बिकॉज ऑनलाइन में आपको पता ही है क्लासेस कैसे होती हैं, ज्वाइन करके छोड़ दी। अब तो टीचर्स ज्वाइन ना भी करो तो टीचर्स कुछ नहीं कहते थे, तो पढ़ाई तो बिल्कुल कॉलेज की हो ही नहीं रही थी 2 साल। तो सीए का पढ़ रहा हूँ, तो वही मेरी ग्रोथ थी 2 साल में जो हुई है, उसी की वजह से हुई है। कॉलेज से कोई मेरे को हेल्प नहीं मिली 2 साल जितना भी है। बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाया गया है, और इसके लिए केंद्र सरकार ने मोटरसाइकिल पे 4 साल से कम उम्र के बच्चों को बिठाने के लिए नियम नोटिफाई किए हैं। 15 फरवरी के एक नोटिफिकेशन में मोटर व्हीकल रूल्स को बदला गया है। नए यातायात नियमों में बच्चों के लिए हेलमेट्स और हार्नेस बेल्ट को अनिवार्य बना दिया गया है। साथ ही 2 व्हीलर्स की स्पीड को केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही सीमित किया गया है। नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना होगा और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की सजा की बात की गई है।
बच्चों की सुरक्षा के लिए ये नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें 4 साल के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है और हार्नेस बेल्ट उसे लगाना जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। इससे पहले बच्चे और बड़े दोनों अगर व्हीकल पे सवार होते थे तो बड़ों को ही हेलमेट लगाना होता था। अब 4 साल का बच्चा अगर हेलमेट लगाए बिना स्कूटर पे या 2 व्हीलर पे चढ़ता है तो इसके लिए 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और लाइसेंस भी 3 महीने तक रद्द किया जा सकता है। बच्चों के लिए खास नोटिफिकेशन आया है और इसमें बच्चों की सुरक्षा को लेकर ही ये खास नोटिफिकेशन जारी किया गया। बच्चों को बाइक पर बिठाने का नियम जो है वो ये है कि बच्चों को हेलमेट पहनना जरूरी है और बच्चों को हार्नेस बेल्ट लगाना जरूरी है। इसके लिए स्पीड को भी 2 व्हीलर की स्पीड को भी नियंत्रित रखना होगा। अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर स्पीड पाई गई तो 1000 का जुर्माना हो सकता है और साथ ही साथ लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। बच्चों के साथ स्कूटर की या बाइक की स्पीड 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 9 महीने से 4 साल के बच्चों को क्रैश हेलमेट पहनना जरूरी किया गया है। बाइक या स्कूटर पे 4 साल से अगर कम उम्र का बच्चा सेफ्टी हार्नेस बेल्ट लगाए नहीं मिलता है तो जुर्माना होगा, लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा और 2 व्हीलर के नए नियमों को ना मानने पे ये भारी जुर्माना जरूरी होगा। सेफ्टी हार्नेस बच्चे को राइडर से बांधे रखते हैं, इसीलिए इसके नोटिफिकेशन में होने की बात कही गई है। सुरक्षा जैकेट्स पहनना जरूरी है। अभी तक 2 पहिया वाहनों में सुरक्षा के नियम तय नहीं थे, लेकिन अब इन नियमों से बच्चों की सुरक्षा को नियमित करने की कोशिश की जा रही है। तो सुरक्षा की इस शानदार जानकारी के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अगर आप भी 4 धाम की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बद्रीनाथ हाईवे के साथ ही केदारनाथ हाईवे पर पुलिस की पेट्रोलिंग यूनिट तैनात अब होने जा रही है, जिसका लाभ जो है सीधे तौर पर लेने के लिए यात्रियों को डायल 112 पर संपर्क करना होगा, जिसके बाद पेट्रोलिंग यूनिट आपके पास मिनटों में पहुंच जाएगी। अपराध पर अंकुश, सड़क हादसों पर लगाम, सुगम सफर, स्वास्थ्य सेवा का प्रबंध, 4 धाम की यात्रा करने वालों का रखा जाएगा पूरा ध्यान। यही है उत्तराखंड पुलिस का संकल्प। अपराध को जड़ से मिटाने का सायरन बज चुका है। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने का आगाज हो चुका है। हाईवे पर हर पल मुस्तैद होने वाले पेट्रोलिंग स्कॉर्पियो को हरी झंडी मिल चुकी है। अगर 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं आप, तो आपको जानकर होगी खुशी। आपके लिए चमोली पुलिस है तैयार। किसी तरह की हो समस्या 112 पर करें डायल। आपकी मदद के लिए मिनटों में पहुंचेगी पेट्रोलिंग पुलिस, जिन्हें चमोली जिले के 4 हाईवे के लिए रवाना किया गया। जिन रास्तों पर यात्री टेंशन फ्री यात्रा कर सकेंगे उनमें खास है चमोली पीपलकोटी जोशीमठ मारवाड़ी लगभग 70 किलोमीटर पर मदद मिलेगी। नंदप्रयाग लंगासू कर्णप्रयाग गोचर लगभग 60 किलोमीटर पर यात्रियों को लाभ मिलेगा। नंदप्रयाग चमोली गोपेश्वर मंडल और घिंगरांड्स लगभग 50 किलोमीटर पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था होगी। कर्णप्रयाग थराली आदि बद्री गैरसैंण लगभग 50 किलोमीटर पर पेट्रोलिंग होगी। और ये संभव हुआ है श्री हंस फाउंडेशन की पहल से, जहां 121 स्कॉर्पियो हाईवे पेट्रोलिंग स्कॉर्पियो की सौगात निःशुल्क उत्तराखंड पुलिस को दी गई, जिसमें 4 पेट्रोलिंग स्कॉर्पियो चमोली पुलिस को मिली, जिसमें 4 धाम की यात्रा करने वालों को काफी सुविधा मिलेगी। कमल नयन सिलोरी, चमोली, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश के 2 चरणों के चुनाव के बाद अब सियासी फोकस जो है पंजाब पर है। आज उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक मेगा सियासी शो है।
नेता आज जमकर पसीना बहा रहे हैं। 9 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज मणिपुर के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और पंजाब में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में होंगे। वहीं राहुल भी आज पंजाब में वोटर्स के मन को टटोलते हुए नजर आएंगे। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा आज पठानकोट में होंगी, जहां वो चुनावी सभा को संबोधित करने जा रही हैं। अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी आज उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ 9 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और मायावती की बात करें तो मायावती भी बांदा में पार्टी के लिए प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। और चुनाव की बात के बाद अब आगे बढ़ते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान उत्तराखंड हिमालय के आसपास गश्त करते दिख रहे हैं, जहां तापमान 0 से नीचे है। 15,000 फीट ऊंचाई पर जवान पहरा दे रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कई जवान एक दूसरे के पीछे रस्सी का सहारा लेकर आगे बढ़ते दिखे। वीडियो में दिख रहे जवानों के कंधों पर हथियार लटके हुए हैं और हाथ में डंडा लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बर्फ की गहराई जवानों के घुटनों तक है, जिस कारण जवानों को आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है, लेकिन वो बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे हैं। हिमवीरों का 15,000 फीट ऊंचाई पर इस हौसले का होना वाकई एक अच्छी तस्वीर है और ये देखकर देश को सलाम करने का मन करता है। भारत ने 2020 की सीरीज की शुरुआत भी जीत के साथ ही की है। कल रात कोलकाता में खेले गए पहले 2020 में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से मात दे दी और 1-0 की बढ़त ले ली। 158 रन के लक्ष्य को भारत ने 7 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। डेब्यू कर रहे स्पिनर रवि बिश्नोई को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। About but good enough for 6 and India win it in style. Venkatesh Iyer 24 of 13 and India win with ये दिलकश शॉट सी रोहित शर्मा की जान है और टीम इंडिया की शान भी। बल्लेबाजी को इतना आसान बना देते हैं कि स्कोर बोर्ड को रफ्तार पकड़ते देर नहीं लगती। ईशान के साथ ओपनिंग करने उतरे रोहित ने 40 रनों की पारी खेलकर जीत की नींव तो रख ही दी थी। अंदाज देखिए कि इनमें से 34 रन तो रोहित ने सिर्फ बाउंड्री से कमाए। दूसरे छोर पर ईशान किशन की रफ्तार सुस्त थी। रन जरूर वो 35 बना गए, लेकिन T20 अंदाज में नहीं। जमती दिख रही इस जोड़ी को पवेलियन लौटाया चेज ने। इसके बाद विराट और ऋषभ तो आए और चले गए, पता ही नहीं चला। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर आतिशी अंदाज भी दिखाया और टीम को 6 विकेट की जीत दिलाकर वेस्टइंडीज को अनहोनी करने से रोक भी दिया। इससे पहले वेस्टइंडीज को मनचाही शुरुआत नहीं मिली। भुवनेश्वर ने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रैंडन किंग का काम तमाम कर दिया। काइल मेयर्स और निकलस पूरन के बीच 47 रनों की साझेदारी हुई। इससे पहले की साझेदारी भारत के लिए परेशानी का सबब बनती, चहल ने मेयर्स को चलता कर दिया। डेब्यू कर रहे रवि बिश्नोई ने वेस्टइंडीज के मध्यम क्रम को शिकंजे में कस दिया। उन्होंने रोस्टन चेज और रोमन पॉवेल को अपना शिकार बनाया। 74 के स्कोर पर गिरा ये चौथा विकेट था। लगा वेस्टइंडीज बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी, लेकिन जीवनदान पाकर पूर्ण पराक्रमी हो गए थे। मौके पर चौके छक्के जड़ते जा रहे थे। दूसरे छोर से विकेट गिरे, लेकिन ये 43 गेंदों पर उनकी 61 रनों की पारी थी, जो वेस्टइंडीज को 157 तक पहुंचा गई। लेकिन गिरती ओस और छोटी बाउंड्री के बीच इस स्कोर की हिफाजत न हो सकती थी और न ही वेस्टइंडीज गेंदबाजी कर सकी। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी सोशल मीडिया के वो शानदार चटपटे वीडियोस जो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाते। सुनो ना, मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। जुबान से कनेक्ट कर ले।
हर इंसान की जिंदगी में 3 वक्त जरूर आते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। चिराग लेकर ढूंढो या मोमबत्ती लेकर, अगर इसके जैसा कोई मिल जाए तो वहीं जला देना। भाभी, हाँ जी, चलो भाई के साथ आपकी एक फोटो करती हूँ प्यारी सी। फोटो खींचनी है। बस बस होगी। थैंक यू। बिरयानी, पिज्जा, चाउमीन, पास्ता, पाव भाजी, वड़ा पाव, छोले भटूरे, मोमो, सब बंद, सब बंद, कुछ नहीं खाना है। तो इसी शानदार वीडियोस के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। और मुझे और वैभव को दीजिए इजाजत। कल आपसे शुभ समाचार में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।